स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जनांकिकी का क्षेत्र के बारे में हम लोग जानेंगे, और जिसको इंग्लिश में स्कोप ऑफ डेमोग्राफी या फिर सब्जेक्ट मैटर ऑफ डेमोग्राफी भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान समय में जनांकिकी विज्ञान की व्यापकता एवं उपादेयता के आधार पर इस शास्त्र की विषय सामग्री को विद्वानों ने निम्न 5 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, तो जनांकिकी को जो है वो 5 भाग में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला है जनसंख्या का आकार। किसी समय किसी स्थान विशेष में रहने वाली मानव समुदाय की संपूर्ण जनसंख्या को उस स्थान विशेष की जनसंख्या का आकार कहा जाता है। जनसंख्या का आकार जानने के लिए पहले स्थान, समय तथा व्यक्ति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। इसके बाद पंजीकरण अथवा निर्दर्शन अथवा जनगणना के आधार पर जनसंख्या के आकार का आकलन किया जाता है तथा जनसंख्या परिवर्तन की दर एवं भविष्य में उसके वृद्धि या घटने की दर का अनुमान भी लगाया जाता है। ठीक है, तो पहला है जनसंख्या का आकार, जिसमें किसी एक समय और किसी एक स्थान पर रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी गणना की जाती है। और उनकी गणना कैसे की जाती है? जनगणना के द्वारा या फिर पंजीकरण ये सब जो करवाते हैं उसके द्वारा की जाती है। और जनसंख्या में कितना परिवर्तन का दर हो रहा है या भविष्य में उसके बढ़ने या घटने का क्या अनुमान है, इस जनगणना के द्वारा इससे लगाया जाता है। ठीक है, दूसरा है जनसंख्या की संरचना अथवा गठन। जनसंख्या की संरचना अथवा गठन का अध्ययन करना जनांकिकी का दूसरा महत्वपूर्ण विषय है। जनसंख्या का आकार जहाँ परिमाणात्मक व्याख्या करता है, वहीं जनसंख्या की संरचना से गुणात्मक विश्लेषण संभव हो पाता है। जनसंख्या का आकार व्यष्टिगत व्याख्या करता है, तो जनसंख्या की संरचना व्यक्तिगत व्याख्या करता है। प्रोफेसर हाले के अनुसार जनसंख्या की संरचना के अध्ययन से प्रमुख 4 उद्देश्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या की संरचना अथवा गठन में उसकी संरचना को देखा जाता है कि जनसंख्या की जो संरचना है उसमें गुणात्मक विश्लेषण को देखा जाता है, और जो गठन है उसमें व्यष्टिगत आकार जो है उसको बताता है वो। ठीक है, तो इससे हम लोग को 4 उद्देश्य प्राप्त होते हैं। क्या क्या? इससे विभिन्न जन समुदाय में परस्पर तुलना करना संभव हो पाता है। दूसरा है किसी समाज में जन शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। तीसरा है जनसंख्या संरचना को जानने के बाद ही जनांकिकी प्रक्रिया को समझा जाता है। और जन्म दर एवं मृत्यु दर को जानने के लिए आयु संरचना तथा लैंगिक संरचना से जानना आवश्यक होता है। संरचना संबंधी सूचनाओं द्वारा सामाजिक व्यवस्था और उसमें संभावित परिवर्तन का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, जनांकिकी विशेषताओं के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला है आयु संरचना, लैंगिक संरचना, कार्यशील जनसंख्या, वैवाहिक परिस्थिति, शैक्षिक स्तर और धर्मानुसार या जाति के अनुसार वितरण। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आयु एवं लैंगिक वितरण जनांकिकी के अंतर्गत महत्वपूर्ण कारक है। यदि समाज में बच्चों की संख्या अधिक होगी तो मृत्यु दर अधिक होगी, श्रम शक्ति कम होगी, फलतः राष्ट्र के विकास में उत्पादन में योगदान शून्य होगा। लेकिन यदि युवा शक्ति अधिक है तो उसका योगदान विशिष्ट होगा। इन सब के अलावा ग्रामीण व शहरी जनसंख्या, वैवाहिक स्थिति, कार्य, व्यवसाय, शिक्षा तथा धर्म, जाति ऐसे घटक है जो जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास को प्रभावित कर जनसंख्या को निर्धारित करते हैं। जनसंख्या की संरचना एवं जनसंख्या की प्रक्रिया परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। तो इसमें बताया गया है कि यदि जनसंख्या है देश में और उसमें जो युवा वर्ग है उसकी अगर जनसंख्या अधिक होती है, यानी कि युवा वर्ग क्या होता है? कार्यशील होता है, वो लोग काम करने की शक्ति होती है, तो उससे क्या होगा कि अगर वैसे जनसंख्या है तो वो देश के हित में होता है, क्योंकि उससे हम लोग को जो है नेशनल इनकम प्राप्त होता है। ठीक है, और अगर बच्चा है या फिर वृद्ध है तो वो देश के हित में नहीं होगा, क्योंकि वो लोग दूसरे पर आश्रित होते हैं। ठीक है,
थर्ड है जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का वितरण जनांकीकी के अध्ययन का तीसरा महत्वपूर्ण भाग है। इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि विश्व अथवा उसके किसी भूभाग में जनसंख्या का वितरण कैसा है तथा इस वितरण में परिवर्तन का स्वरूप कैसा है। प्रोफेसर डोनाल्ड जे बोग ने जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए उसे दो भाग में बांटा है। पहला है समग्रात्मक विधि, ठीक है, जिसको एग्रीगेटिव मेथड बोला जाता है। इस विधि के अनुसार देश को एक समग्र इकाई मानकर उसकी जनसंख्या के आकार, गठन व परिवर्तनों का अनुमान लगाया जाता है। दूसरा है वितरणात्मक विधि, जिसको कि डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड बोला जाता है। इस विधि के अनुसार किसी भी देश के छोटे छोटे खंडों की जनसंख्या के आकार व गठन का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद निष्कर्ष निकाला जाता है। दोनों विधियां एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। तो जो पहला समग्रात्मक विधि था उसमें क्या है कि सबको साथ में लेकर के चलता था और एक ही बार में उसमें अध्ययन किया जाता था। इसमें क्या है, सबको छोटे छोटे खंड में बांट दिया जाता है और उसमें अध्ययन किया जाता है, ठीक है। थॉमसन तथा लेविस ने विश्व की जनसंख्या के वितरण का अध्ययन करने के लिए नगरीकरण तथा औद्योगिकरण के आधार पर 3 श्रेणियां बताई हैं। उन्नत नगरीय औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा है नव नगरीय औद्योगिक क्षेत्र, तीसरा है नगरीय एवं औद्योगिक विकास से पूर्व की स्थिति, ठीक है। विभिन्न तत्वों से प्रभावित जनसंख्या में सतत परिवर्तन होता रहता है। इन परिवर्तनों की गति, दिशा, दशा के अनुसार भावी जनसंख्या का अनुमान लगाना जनांकीकी के अध्ययन क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जनांकीकी प्रवृत्तियों के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिवर्तन भी जनसंख्या की संरचना तथा आकार को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इन सब के अलावा क्या है कि लोग व्यापार के चलते या फिर गांवों से शहरों की ओर नगरीकरण जब होने लगता है तो उसके चलते या फिर जब लोग शिक्षित होने लगते हैं या फिर रूढ़ियात्मक जो विचारधाराएं होती है वो सब टूटने लगती है। तो इन सब के चलते भी जो जनसंख्या क्या है उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। चौथा है जनसंख्या नीति। आधुनिक जगत में जनसंख्या नीति जनांकीकी के अध्ययन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। जनसंख्या नीति जनांकीकी के प्रति सरकारी चिंतन एवं निर्धारण नियंत्रण हेतु दस्तावेज होता है। अर्थव्यवस्था में कैसे परिणात्मक या गुणात्मक सुधार लाया जाए, इस पर जनसंख्या नीति में विचार प्रस्तुत होता है। जनसंख्या नीति के अंतर्गत परिवार कल्याण नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, जन्म दर, मृत्यु दर आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है। विश्व जनसंख्या सम्मेलनों एवं क्षेत्रीय जनसंख्या अध्ययन क्षेत्रों में जनसंख्या संबंधी निम्न विषयों का अध्ययन किया जाता है। विश्लेषण किया जाता है जिसे जनांकीकी क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। पहला प्रजनन शक्ति एवं प्रजनन दर, दूसरा है मृत्यु क्रम एवं अस्वस्थता, तीसरा है विवाह एवं वैवाहिक दरें परिस्थिति, चौथा है आयु तथा लैंगिक संरचना, पांचवा है आवास एवं प्रवास, छठा है प्रक्षेपण, सातवां है जनसंख्या का आकार, गठन एवं वितरण, और आठवां है परिवार कल्याण नियोजन, और नौवां होगा जनांकीय मापन आदि, ठीक है। तो जनसंख्या नीति के अंतर्गत क्या क्या देखा जाता है कि जनसंख्या में क्या होता है कि नियंत्रण हेतु हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो उसमें मतलब जनसंख्या नीति के अंतर्गत देखा जाता है कि जन्म दर कितना है, मृत्यु दर कितना है, ताकि उसके हिसाब से उसको नियंत्रित करने के उपाय बनाया जाए, जिसमें कि परिवार कल्याण नियोजन आदि सम्मिलित है। और इसमें क्या क्या देखा जाता है, मृत्यु दर क्या है, जन्म दर क्या है, आयु की लैंगिक संरचना क्या है, आवास एवं प्रवास क्या है, मतलब कि कितना आदमी आना जाना कर रहा है काम के सिलसिले में, ठीक है। जनसंख्या का आकार, गठन एवं वितरण क्या है हर एक प्रदेश में, ये सब देखा जाता है। और इन सब को देख करके परिवार नियोजन संबंधित जो है वो नीति बनाए जाते हैं, ठीक है। पांचवा है जनांकीकी की प्रवृत्ति। जनांकीकी वह विज्ञान है जो मानव जनसंख्या के विषय में अध्ययन करता है। वैज्ञानिकता ही इसकी प्रवृत्ति है। जनांकीकी को एक विज्ञान माना जाता है जिसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। पहला है वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग। जनांकीकी
में अध्ययन के लिए वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसमें तथ्यों का संकलन प्रश्नावली एवं अनुसूची के माध्यम से किया जाता है तथा तथ्यों के विश्लेषण द्वारा सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें पहले क्या है कि देखा जाता है, मतलब जनांकिकी का पहले अध्ययन किया जाता है, जिसके अध्ययन के लिए क्या होता है, वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया जाता है, प्रश्न किया जाता है, उसके बाद फिर उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के बाद उसका क्या है, कुछ मतलब ढूंढने के लिए कुछ सिद्धांतों का क्या है, वो लोग सिद्धांत बनाते हैं, फिर उसके आधार पर क्या है उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, तथ्यपरक अध्ययन। जनांकिकी के अंतर्गत जनगणना की सहायता से जनसंख्या का तथ्यपरक अध्ययन किया जाता है। जनगणना में जनसंख्या की वस्तुगत गणना की जाती है। ठीक है, तो तथ्यपरक यानी कि जो तथ्य से रिलेटेड है, ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है। फिर जनगणना में क्या होता है, जनसंख्या का वस्तुगत यानी कि गिनती की जाती है। तीसरा है कारण और परिणाम। इसके अंतर्गत कारण परिणाम संबंधों का विश्लेषण व अध्ययन किया जाता है, मतलब कि क्या कारण है जिससे कि जनसंख्या बढ़ रहा है और जनसंख्या बढ़ने के परिणाम क्या हो सकते हैं, या फिर क्या कारण है कि जनसंख्या घट रहा है और उसके घटने के परिणाम क्या हो सकते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। चौथा है सार्वभौमिकता। इसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की सत्यता सार्वभौमिक होती है। पांचवा है सत्यता का परीक्षण। जनांकिकी सिद्धांतों की सत्यता का परीक्षण किया जाता है कि वो सच है कि नहीं। उसके बाद छठा है पूर्वानुमान। जनांकिकी विधियों के विश्लेषणात्मक अध्ययन को भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें उसके बाद जब जनगणना की जाती है उसके बाद फिर मतलब देखा जाता है कि भविष्य में और जनसंख्या कितनी बढ़ सकती है या फिर उसको नियंत्रण करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वो सब इसका पूर्वानुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो जनांकिकी एवं स्थैतिक विज्ञान नहीं है अपितु प्रावैगिक विज्ञान है। इसमें एक अवधि में होने वाले जनसंख्या परिवर्तनों तथा भविष्य में जनसंख्या के परिवर्तनों का अनुमान लगाया जाता है। चूँकि यह समय एवं परिवर्तनों का अध्ययन करता है अतः यह एक प्रावैगिक विज्ञान है। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है कि जनसंख्या का क्षेत्र क्या है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनांकिकी का महत्व या इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।